Good morning, students. I welcome you all once again in your own channel Mindform Mindful Commerce. आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई. इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द पॉजिटिव स्लोप ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई और उसके कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे हम. तो इससे पहले मैं लॉ ऑफ सप्लाई के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप इस पार्ट को देखने के बाद उन दोनों पार्ट्स को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे वीडियोस एक कंटिन्यूशन में है. तो अगर आप सारे पार्ट्स देखेंगे तो आपको पूरा जो टॉपिक है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा. चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक. सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई और कॉजेज ऑफ अपवर्ड स्लोप ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. जैसे कि हमको पता है कि जो लॉ ऑफ सप्लाई होता है उसमें प्राइस एंड क्वांटिटी का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. अगर प्राइस बढ़ेगी तो मार्केट में क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी और प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम होगी. तो इस वजह से जो सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए जो एक कर्व बनता है, सप्लाई कर्व बनता है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है. तो उसके क्या रीजंस होते हैं, क्यों ऐसा जो होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है वो अपवर्ड मूवमेंट होता है. तो एग्जाम्स में आपसे पूछ सकते हैं कि क्या रीजंस है कि जो लॉ ऑफ सप्लाई का कर्व है वो अपवर्ड मूवमेंट होता है. जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, उसी तरह से इसमें हम पढ़ेंगे कि द रीजंस ऑफ अपवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. तो सबसे पहला रीज़न तो होता है जितना ज़्यादा किसी भी कमोडिटी का प्राइस होगा उसका प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा. और अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता है प्राइस ज़्यादा होने की वजह से, तो ये प्रोड्यूसर्स और सेलर्स को इंड्यूस करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में कमोडिटीज़ को सेल करें. तो जो प्रोड्यूसर्स और सेलर्स होते हैं वो हायर प्राइसेस पे ज़्यादा कमोडिटीज़ को सेल करना पसंद करते हैं. तो पहला एक्सप्लेनेशन ये हो गया कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा जितना ज़्यादा प्राइस होगा, द हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, द लार्जर इज़ द प्रॉफिट दैट कैन बी अर्नड, एंड लार्जर द प्रॉफिट it will provide an incentive to the producer to produce an offer for a sale a large amount of commodity. दूसरा रीज़न ये होता है कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाते जाते हैं तो हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट मीन्स व्हाट, फॉर प्रोड्यूसिंग द वन एडिशनल यूनिट ऑफ एन कमोडिटी, जो भी कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ती है उस कॉस्ट को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट. तो वो जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई हो जाता है. वो जब हम कॉस्ट एंड रेवेन्यू का चैप्टर पढ़ेंगे तो ये 3 स्टेजेस होती हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. तो अभी के लिए आपको सिर्फ ये समझना है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, उस ज़्यादा प्रोडक्शन को करने के बाद जब हम अपने फिक्स्ड फैक्टर्स को प्रॉपरली यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद भी हम उसी मशीन्स या उसी प्लेस पे प्रोडक्शन करते हैं, जब हमारे फिक्स फैक्टर फुल्ली यूटिलाइज हो जाते हैं, उसके बाद भी जो हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा जो रिटर्न आता है वो डिमिनिशिंग रिटर्न आता है. तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा मार्जिनल कॉस्ट पड़ेगा, और अगर मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होगा तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देगा, और अल्टीमेटली जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो प्रोड्यूसर और सेलर अपनी कमोडिटीज़ के प्राइसेस ज़्यादा चार्ज करेंगे. तीसरा ये मेथड है कि अगर प्राइस ज़्यादा होगी किसी भी चीज़ की, एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स अगर कोई भी कमोडिटीज़ ज़्यादा प्राइस में सेल कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं वो दूसरे प्रोड्यूसर्स और सेलर्स को भी इंड्यूस करेंगे कि वो इस इंडस्ट्री में आके अपने बिजनेस को सेटअप करें. तो दूसरे प्रोड्यूसर्स भी इंड्यूस होंगे, इसीलिए ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और जो दूसरे सेलर्स होते हैं वो भी इंड्यूस होते हैं कि वो भी उस एग्जिस्टिंग कमोडिटी को प्रोड्यूस करें. इसको हम एक अदर सेंस में ये भी समझ सकते हैं कि सपोज़ अगर मैं दो चीज़ें मैन्युफैक्चर करती हूँ, एक एग्जांपल से समझते हैं. चलो, एक फार्मर है, वो 2 चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है, एक राइस और एक वीट. अब उसे पता है राइस का प्राइस मार्केट में बहुत अच्छा मिल रहा है और उसके बहुत सारे सेलर्स भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं वो वीट से डाइवर्ट करके राइस पे शिफ्ट कर देगा और राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसे पता है कि राइस का प्राइस जो है हाई है और हायर प्राइस है तो वो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकता है. तो इस तरह से प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, अपने जो रिसोर्सेज होते हैं या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको लेस प्रॉफिटेबल कमोडिटी से शिफ्ट करके मोर प्रॉफिटेबल कमोडिटीज़ पे यूज़ करते हैं और उन्हीं कमोडिटीज़ को वो प्रोड्यूस करते हैं. तो हमने
3 एक्सप्लेनेशंस पढ़े, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं 3 रीजंस पढ़े हमने कि क्यों लॉ ऑफ सप्लाई जो होता है वो पॉजिटिव स्लोप होता है। चलिए एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला तो होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी हायर रहेगा तो इट विल बी प्रोवाइड मोर प्रॉफिट, एंड मोर प्रॉफिट विल इंड्यूस द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस मोर कमोडिटीज। सेकेंड, विथ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन द मार्जिनल कॉस्ट विल गो अप. इफ द कॉस्ट will go up, then ultimately the cost of production will be rise, and so that the producer will able to sell the commodities only at a high price. Third thing is that ki a rise in a price will induce the producer to shift their resources or factors of production from less profitable commodity to more profitable commodity. तो these are the 3 reasons. प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को, ये reasons बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपने मेरी लॉ ऑफ डिमांड की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अगर आप लॉ ऑफ डिमांड देखेंगे तो उसकी सिर्फ रिवर्स करने पे ही आपको लॉ ऑफ सप्लाई सारा समझ में आ जाएगा। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल का सर्च मार के माइंडकॉम विदाउट एनी स्पेस, यू हैव टू टाइप माइंडकॉम, उस पर जाके प्लेलिस्ट है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड की, वहाँ से जाके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। यहाँ पे बेसिकली 2 ही एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ सप्लाई के। जनरली हमने ये बोला कि जितना ज़्यादा किसी भी कमोडिटी का प्राइस होगा तो सप्लाई उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, बट जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है वर्टिकल सप्लाई। वर्टिकल सप्लाई का अगर आप डायग्राम देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा ओ एक्स एक्सेस पे हमने क्वांटिटी लिखा है और ओ वाई एक्सेस पे हमने प्राइस लिखा है। अब अगर प्राइस बढ़ता है तो उसकी जो क्वांटिटी है, तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, जो प्राइस है अगर OP0 है तो भी क्वांटिटी OS सप्लाई हो रही है, और प्राइस अगर OP0 से बढ़ के OP2 है तो भी क्वांटिटी OS सप्लाई हो रही है, और अगर प्राइस OP0 से कम होकर OP1 हो गया तो भी क्वांटिटी OS सप्लाई हो रही है। क्योंकि इस केस में क्या होता है, सप्लाई फिक्स्ड होता है, और जब भी सप्लाई फिक्स्ड होता है तो वो किसके पैरेलल होगा, वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, तो वो एक वर्टिकल कर्व होगा। जब भी कोई चीज़ OX एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो हॉरिजेंटल होता है, और जब OY एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो वर्टिकल सप्लाई कर्व होता है। ऐसा किन केसेस में होता है, जैसे कोई हमारी ओल्ड पेंटिंग्स है जिनकी हम सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक लिमिटेड एडिशन है, कोई एक ओल्ड कॉइन्स हैं या ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, रेयर पोस्टेज स्टैम्प्स हैं, तो इन केसेस में इनकी सप्लाई जो होती है वो फिक्स्ड रहती है शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में अगर हम बात करें तो वो थोड़ा बहुत इंक्रीज और हो सकती है, बट वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहती है शॉर्ट रन के टाइम में। तो जब भी शॉर्ट रन के टाइम में कोई भी चीज़ फिक्स रहती है, उसकी सप्लाई हम बढ़ा नहीं सकते, तो वो किसके पैरेलल हो जाती है, OY एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो इन केसेस में प्राइस, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में, बढ़ रहा है तो भी उनकी सप्लाई फिक्स है, और प्राइस कम है तो भी उनकी सप्लाई फिक्स है। तो एक ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई का। दूसरा इसका जो एक्सेप्शन है वो बैकवर्ड स्लोपिंग कर्व है। इसका मतलब ये होता है, चलिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि बैकवर्ड स्लोपिंग कर्व क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में इसके डायग्राम को समझेंगे। इस केस में क्या होता है, अगर जितना बहुत ज़्यादा अगर हायर वेजेस किसी को मिलता है, सपोज हम एग्जांपल से समझते हैं, अगर कोई लेबर है जिसको बहुत ज़्यादा हायर वेजेस मिल रहा है, तो अगर लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से देखें तो वेजेस हायर हैं तो उनकी सप्लाई भी ज़्यादा होनी चाहिए, बट उस केस में क्या होता है, उनकी जो सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब भी किसी भी वर्कर का थोड़ा सा वेज बढ़ता है तो वो वर्किंग आवर्स अपने बढ़ा लेता है टू अर्न मोर इनकम, बट जब एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब वो सफिशिएंट इनकम को अर्न कर लेता है और वो सारा टाइम वर्क ना करके अपने लेज़र को या अपने फ्री टाइम को अपनी फैमिली लाइफ के साथ में स्पेंड करना चाहता है, तो वो हायर वेजेस पे बहुत ज़्यादा काम ना करके ये चूज़ करेगा कि वो जितना वर्किंग आवर वन डे में वर्क करता है उतना वर्क करेगा, और बाकी जो भी उसको एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है एक्स्ट्रा वो वर्क्स करने के हिसाब से वो अपनी उस इनकम को अर्न नहीं करना चाहेगा, बल्कि उस इनकम की जगह वो लेज़र को चूज़ करेगा और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना वो चूज़ करेगा। तो हमने क्या सीखा कि अगर किसी भी वर्कर की वेजेस अगर सपोज़ 100 रुपीज़ है और वो 8 आवर्स काम करता है पर डे,
तो अगर उसकी वेजेस 100 से 120 या 130 हो जाए और उसको बोला जाए कि आपको 8 की जगह 10 या 12 आवर्स काम करना है, तो वो इनिशियल स्टेज में तो उस पर रेडी हो जाएगा, बट जब उसके पास में सफिशिएंट इनकम हो जाएगी, क्योंकि उसकी वेजेस बढ़ गई तो उसकी इनकम बढ़ गई, तो उसकी जब भी इनकम बढ़ेगी और उसकी सेविंग्स बढ़ेगी, अगर इनकम बढ़ेगी तो वो एक थोड़े टाइम के बाद में जब उसके पास में इनफ इनकम हो जाएगी, तो उसके बाद अगर उसका जो बॉस है, अगर वो 130 से लेकर या 120 से लेकर, जो भी हमने पहले बोला था कि उसकी वेजेस बढ़ गई है, अगर उससे और बढ़ा देता है, 150 कर देता है और उसको बोलते हैं आपको 15 आवर्स वर्क करना है, तो वो उस 150 को चूज़ ना करके जो उसकी ऑलरेडी इंक्रीज्ड वेज रेट है उसी पे वो वर्क करेगा और हायर वेजेस पे वो वर्क करना कम कर देगा। तो हमने क्या देखा कि हायर वेजेस पे जो वर्कर की सप्लाई है वो कम है और जो लोअर वेजेस पे जो वर्कर की सप्लाई है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब जब भी किसी वर्कर के पास में या किसी लेबर की सप्लाई की बात कर रहे हैं हम इस एग्जाम्पल में, तो लेबर की सप्लाई उतनी तक ही बढ़ेगी जब तक कि वो सफिशिएंट इनकम अर्न नहीं कर देता है, और सफिशिएंट इनकम अर्न करने के बाद अगर उसके वेजेस बढ़ते हैं तो उनकी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा नहीं होगी बल्कि कम हो जाएगी, और जो उनकी इंक्रीज्ड वेज रेट पे जो सप्लाई थी और वो उसी के अकॉर्डिंग रहेगी। तो हायर वेजेस पे वो लोग हायर वर्क नहीं करना चाहेंगे। अब जैसा कि आप इस बैकवर्ड स्लोपिंग कर्व में देख रहे होंगे, ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी लिया है यानी लेबर आवर, और ओ वाई एक्सिस पे हमने पर आवर का रेट लिया है। अब जैसे कि प्राइस P1 है तो सप्लाई इसकी OQ1 है। अगर प्राइस ज़्यादा है तो क्या है, सप्लाई कम है, जो कि लॉ ऑफ डिमांड का अपोजिट है। लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा, प्राइस ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस ज़्यादा सप्लाई कम, और जब प्राइस OP1 से P है तो उसमें कितनी सप्लाई थी, Q थी सप्लाई, यानी OQ थी सप्लाई, यानी वो जो सप्लाई है वो फिक्स्ड हो जाएगी, यानी कम प्राइसेस पे या जब उनकी थोड़ी सी वेज रेट बढ़ी या लिटिल बिट इंक्रीज हुई तो उनकी सप्लाई थी OQ, तो वो उसी पे शिफ्ट रहेगी, और अगर वेज रेट OP से OP1 हो जाती है तो उनकी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी बल्कि OQ से OQ1 डिक्रीज हो जाएगी। और जैसा कि आप इस कर्व में देख रहे हैं कि ये ऊपर से लेके नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसीलिए इसे हमने क्या बोला है, बैकवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो हमने इस डायग्राम से ये सीखा कि हाई वेज रेट पे वो लोग ज़्यादा वर्क करना पसंद नहीं करते, दे विल प्रेफर मोर लीजर टू इंस्टेड ऑफ डूइंग द मोर वर्क, so they will not increase their supply. So these are the two exceptions. फटाफट से रिकैप कर लेते हैं, एक वर्टिकल सप्लाई कर्व और एक ये बैकवर्ड स्लोपिंग कर्व। वर्टिकल सप्लाई में क्या होता है, शॉर्ट रन में जो सप्लाई होती है वो फिक्स्ड होती है। उसके एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे पोस्टेज स्टैम्प्स हैं, कॉइन्स हैं। और बैकवर्ड स्लोपिंग कर्व का मतलब क्या होती है कि बहुत ज़्यादा हायर वेज रेट पे भी किसी भी कमोडिटी की या किसी भी लेबर मार्केट की या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस की सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी, कांस्टेंट हो जाती है। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं, ये आपको ज़रूर अच्छे से याद रखना है, बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए अब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, टाइम पीरियड का टॉपिक और सप्लाई का टॉपिक। ये टाइम पीरियड का जो कंसेप्ट है ये आपको आगे भी बहुत काम आएगा जब हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम या कॉस्ट एंड रेवेन्यू को पढ़ेंगे। तो बेसिकली टाइम पीरियड के हिसाब से हमने पीरियड्स को 3 पार्ट्स में बांट के रखा है ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई। सबसे पहला है मार्केट पीरियड, दूसरा है शॉर्ट रन और तीसरा है लॉन्ग रन। तो मार्केट पीरियड जो होता है वो बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, उसमें सप्लाई जो होती है वो फिक्स्ड होती है, यानी द मैक्सिमम सप्लाई इन अ मार्केट पीरियड इज द स्टॉक ऑफ गुड्स विच हैज ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या होता है कि हम सिर्फ उतने ही गुड्स को सप्लाई कर सकते हैं कि जितना हमारे पास में स्टॉक है। बेसिकली ये जो सप्लाई होती है वो पैरिशेबल गुड्स के लिए होती है, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। हम बिल्कुल उसी पीरियड में उनकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। जैसे किसी भी वेजिटेबल सेलर के पास आप गए, आपने बोला मेरे को अभी के अभी 20 किलो या 25 किलो मैंगो दे दो, और उतना उसके पास अवेलेबल नहीं हुआ तो वो आपको इंस्टेंटली मना कर देगा कि मेरे स्टॉक में नहीं है, या आप कल आना या परसों आना। तो वो जो इंस्टेंट पीरियड है जिसमें कि सप्लाई को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता, यानी उतने ही गुड्स को हम सेल कर सकते हैं जितना हमारे स्टॉक में है, उसे हम बोलते हैं मार्केट पीरियड। और ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ये पेरिशेबल गुड्स के लिए एप्लीकेबल होता है। दूसरा आता है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिसमें कि हम सप्लाई को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। अगर प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करके अपने स्टॉक को बढ़ा सकता है
और वो भी बहुत ज़्यादा एक्सेस में हम अपने स्टॉक को नहीं बढ़ा सकते, हाँ बस थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। अगर किसी फैक्ट्री में 1 शिफ्ट में वर्क होता है, वो 8 आवर्स की 1 शिफ्ट लगती है, तो अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करना है या डिमांड इंस्टेंट बढ़ गई है, तो शॉर्ट रन में हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी 2 शिफ्ट्स में वर्क करा सकते हैं। यानी एक शिफ्ट 8 आवर्स की एक लगा लें और 8 आवर्स की एक शिफ्ट हम दूसरी लगा लें। इसमें हमारे पास में जो एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरीज होती हैं, उनसे हम जितना ज़्यादा या उनको हम जितना ज़्यादा यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं, उतना ज़्यादा हम आउटपुट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। बट इस शॉर्ट रन पीरियड में हम कोई न्यू मशीन्स या न्यू फैक्ट्री या न्यू प्लांट्स नहीं लगाएंगे। जब क्या होगा, शॉर्ट रन में जो एग्जिस्टिंग मशीन्स हैं हमारी, उससे हम जितना ज़्यादा वर्क ले सकते हैं। अगर एक मशीन की कैपेसिटी है 1 डे में 20 आवर्स चलने की, तो पहले हम उसको 8 आवर्स ही चलाते थे, अब हम 2 शिफ्ट लगा के उसको 16 आवर्स चला सकते हैं, या 2.5 शिफ्ट लगा के उसको 20 आवर्स तक रन कर सकते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग जो मशीनरी की जो लिमिट है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। लॉन्ग रन वो पीरियड होता है जिसमें कि फर्म क्या करती है, नए प्लांट्स नई मशीनरीज लगा के अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है। सो वी कैन से इट इज़ पॉसिबल ओनली इन द लॉन्ग रन टू ब्रिंग अबाउट अ लार्ज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इन अ लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में हम क्या कर सकते हैं, नए प्लांट्स नई मशीनरी सेटअप करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो सप्लाई के हिसाब से हमने 3 टाइम पीरियड्स पढ़े, क्या थे वो, मार्केट प्राइस, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो प्लीज़ इनको याद रखिएगा, ये प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल और इजी टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश की है। आने वाले टाइम में अगर आप मेरे और वीडियोस देखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं और आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि विदाउट एनी डिले आप भी मेरे साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ही आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप टाइमली मेरे हर वीडियो को चेकआउट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।